Welcome back to yet another session on diesel engine power plants. This is our 10th lecture and this is going to be last lecture for this series of diesel engine power plants because I have covered almost every topic that can be asked in your examination or in your interviews or any knowledge that you must know before entering the industry. So far we have covered all the systems, advantages, disadvantages, applications and the basic introduction about diesel engine power plants, how it works, what are its applicability and what is its function of various systems. So now after all these chapters, finally it's time for the big boss to appear, that is the whole general layout of a diesel engine power plant. सो इस लेक्चर में हम उन सारे सिस्टम्स को जिन्हें हमने एक एक करके स्टडी किया था एक्यूमुलेट करके एक सिंगल डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे जो बहुत कॉमनली एक 7 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जाता है. इनफैक्ट अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में जाते हो तो एटलीस्ट इतनी बड़ी स्केल का डायग्राम आपको रीड करना आना चाहिए. आई एम केयरफुली मार्क माई वर्ड्स, आई एम सेइंग रीड करना चाहिए बिकॉज ड्राइंग is the language of engineers. It is the main basic requirement for any engineer that you must understand drawings. तो भले ही ये डायग्राम थोड़ा बड़ा हो बट आई होप कि आप इसे केयरफुली रीड कर पाएंगे और जो मैं जिस सीक्वेंस में ड्रॉ करने वाला हूँ उससे भी आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा. सो लेट्स मूव ऑन विद इट. सो पहली नजर में आई नो बहुत ही भयानक भयजनक डरावना दिखने वाला डायग्राम है बट मैंने पूरी ट्राई की कि एक सीक्वेंस में जाया जाए जिससे कि आपको पता चले कि कौन सा सिस्टम सेपरेट है और किस फ्लो में हमारे इंजन के कंपोनेंट्स चल रहे हैं. और ऑफ कोर्स मैंने पूरी ट्राई की है कि जो अलग अलग इनपुट्स हैं उनको अलग अलग कोड लाइन से समझाया जाए ताकि आपको इंटरप्रेट करने में इजी हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं फ्यूल इनटेक सिस्टम से. थोड़ा बड़ा हो जाएगा, छोटा लेते हैं, एयर इनटेक सिस्टम ले लेते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें याद है एयर इनटेक सिस्टम में कंप्रेसर था, एयर फिल्टर था एंड फ्लेक्सिबल जॉइंट था. दैट्स क्वाइट सिंपल. मेन 3 कंपोनेंट्स थे जो अपना फंक्शन कर रहे थे. तो यहाँ पर हमें कंप्रेसर को सेपरेट बताने की जरूरत नहीं है बट वी हैव टू मेक श्योर दैट वी शो दिस एयर हॉर्न दैट इज आवर इनटेक एयर फिल्टर एंड दिस फ्लेक्सिबल कपलिंग. कंप्रेसर यहाँ पे इंजन के साथ इनबिल्ट डायरेक्टली शाफ्ट से कनेक्टेड होता है जो इसके जस्ट पीछे के साइड होता है जो हमको विजिबल नहीं होता और उसको बताने की जरूरत नहीं क्योंकि बट ऑब्वियस बात है कि अगर आपको इंजन को सुपर चार्ज करना है तो आपको कंप्रेसर की जरूरत पड़ने वाली है. सो दिस इज द एयर इनटेक सिस्टम. दिस मच एयर अंदर गई, कंप्रेस हो गई डीजल इंजन में, अपना काम कर दिया, कंबशन कंप्लीट एंड देन फ्लू गैसेस विल कम आउट फ्रॉम दिस एग्जॉस्ट सिस्टम. एग्जॉस्ट सिस्टम में भी सेम इसकी इक्वल मिरर इमेज ऑलमोस्ट कि फर्स्ट फ्लेक्सिबल कपलिंग आ गई, देन जो बहुत ज़्यादा नॉइस आती है क्योंकि अप्रॉक्स एक रूम जितना बड़ा तो मिनिमम ये होता ही है डीजल इंजन का पूरा ये सेटअप जो है एटलीस्ट एक रूम जितना, एक 3 BHK फ्लैट जितना या 2 BHK फ्लैट का जो रूम होता है उतना बड़ा ये आसानी से होता है. सो उतनी नॉइस को कम करने के लिए ऑफ कोर्स आपको साइलेंसर देना पड़ेगा और ये जो पाइप है जो साइलेंसर के बाद है वो टेल पाइप है जो गाड़ियों में भी हम टेल पाइप ही बोलते हैं. सो वहां से एग्जॉस्ट गैस बाहर आ जाती है. सो यहाँ पे 2 सिस्टम कंप्लीट हमारे. नेक्स्ट स्टार्टिंग सिस्टम जो हमारे इंजन को स्टार्ट करने में हेल्प करेगी. तो उसके लिए यहाँ पर हमें सेपरेट कंप्रेसर दिया है जो सिर्फ जब इंजन को स्टार्ट करना हो उस टाइम पे मोटर की हेल्प से रन होता है. यहाँ पे सुपर चार्जिंग इंजन जितना पावरफुल कंप्रेसर जरूरत नहीं है. यहाँ पे नॉर्मल जस्ट हम एयर को पुश कर सकते हैं, उतना एयर टैंक में हमें एयर कलेक्ट करना है एंड देन वी कैन सेंड इट ऑफ.
यहाँ पर कंप्रेसर आ गया, एयर टैंक आ गया और यहाँ पे वॉल्व हो गया जो उसे हम ऑन ऑफ करने के लिए यूज करते हैं। दैट्स इट। सो स्टार्टिंग सिस्टम कंप्लीट। नेक्स्ट, बट ऑब्वियस बात है कि इंजन जो भी पावर जनरेट करेगा वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जाएगा थ्रू ऑल्टरनेटर। सो दिस इज द इलेक्ट्रिकल सिस्टम। आफ्टर दिस ऑफ कोर्स हमें ट्रांसमिशन लाइन होती है, लो सर्किट लाइन होती है, सर्किट ब्रेकर्स होते हैं, वो सब आप इलेक्ट्रिकल सिस्टम में चेकआउट कर सकते हो, जो हमने फर्स्ट चैप्टर के इलेक्ट्रिकल सिस्टम में सेपरेट वीडियो बनाया, उसमें आप इन डेप्थ स्टडी कर सकते हो, बिकॉज वो सबके लिए सेम होता है, तो उसको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। और ऑफ कोर्स अगर आपको हमारी मेहनत से बने लेक्चर्स अच्छे लगते हो, हमारा कंटेंट अच्छा लगता हो, तो जरूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और कोई भी रेफरेंस बुक या पीपीटी आपको जरूरत हो तो हमारे चैनल ब्लॉग पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, originsconglomerate.blogspot.com पे। लेट्स कंटिन्यू। तो हमने एयर इनटेक सिस्टम देख लिया, एग्जॉस्ट गैस सिस्टम देख लिया, स्टार्टिंग सिस्टम देख लिया और इलेक्ट्रिकल सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट देख लिया। ऑफ कोर्स गवर्निंग सिस्टम भी होता है, बट उसका सिंपल सा लॉजिक है कि इंजन की जो शाफ्ट होती है उसके साथ ही वो अंदर ही होता है, बहुत छोटा सा सिस्टम होता है, उसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं। आपने देखा भी होगा उसका लेक्चर बहुत जल्दी ओवर हो गया, बिकॉज इट इज अ वेरी सिंपल एंड स्वीट एंड कॉम्पैक्ट एलिमेंट ऑफ एनी पावर प्लांट। सो गवर्निंग सिस्टम भी इसके अंदर ही आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्यूल सिस्टम की, जो बहुत लंबा चौड़ा था हमारे ट्रांसफर टाइप के फ्यूल सिस्टम के लेक्चर में, बट यहाँ पे हमें उतने कंपोनेंट्स बताने की जरूरत नहीं, यहाँ पे हमें सिर्फ मेन कंपोनेंट से मतलब है। दैट इज आवर मेन फ्यूल टैंक, द ट्रांसफर पंप एंड द डे टैंक, दैट्स इट। और ऑफ कोर्स यहाँ पे एक स्ट्रेनर बताना जरूरी है, बिकॉज फ्यूल कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली, इट हैज टू बी फिल्टर्ड बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटीज एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऑल दैट। तो फ्यूल टैंक से फ्यूल ट्रांसफर पंप ने डे टैंक में भेजा एंड फ्रॉम डे टैंक ग्रेविटी के थ्रू वो इंजन में आ जाएगा। ऑफ कोर्स यहाँ पर इंजन में, स्पेशली डीजल इंजन में कंप्रेस्ड इग्निशन होता है, सीआई इंजन बोलते हैं इसे। सो यहाँ पर फ्यूल का प्रेशर इंक्रीज करना पड़ता है, इसलिए जस्ट इंजन के साथ ही, इंजन शाफ्ट के साथ हमने फ्यूल पंप ज्वाइन किया होता है, जो डायरेक्टली फ्यूल को हाई प्रेशर करके इंजेक्टर में भेजता है। डीजल इंजन के हर एक सिलेंडर में एक एक इंजेक्टर होता है, उनको सेपरेट भेजता है डिपेंडिंग ऑन द फ्यूल सप्लाई सिस्टम। सो फ्यूल पंप भी यहाँ पे है जिसको आपको गौर देना है। फ्यूल पंप बताना इज अ मस्ट, बिकॉज फ्यूल पंप के बिना आप फ्यूल की एंट्री इंजन में करा ही नहीं सकते, द इंजन विल फेल। सो दैट इज आवर फ्यूल सप्लाई सिस्टम। ऑफ कोर्स यहाँ पे ओवरफ्लो लाइन भी आपको बतानी है। दिस डन ना। अब आते थोड़े कॉम्प्लेक्स पार्ट पे, which is not so complex actually, it is quite simple। आपको इतना याद रखना है कि हमें लुब्रिकेटिंग ऑयल को पहले तो इन और आउट करना है, तो उसके दो पॉइंट देख लेते हैं। ये है ऑयल इन का पॉइंट, ये है ऑयल आउट का पॉइंट। अब ऑयल इन जाने वाला है तो ऑब्वियस बात है वो सारे इंजन के अंदर होके जाने वाला है, तो वो हीट कैच करेगा। सो बिफोर सेंडिंग इट टू इंजन वी आर कूलिंग इट डाउन। सो उसे हम ऑयल कूलर से पास करते हैं। ये ऑयल कूलर का एक अलग सर्किट है जिसमें कूलिंग वाटर घूमता है, वो हम बाद में देखेंगे, बट फर्स्ट रिमेंबर कि लुब्रिकेटिंग ऑयल टैंक से ऑयल स्ट्रेनर के थ्रू फिल्टर होके ऑयल पंप उसे प्रेशराइज करता है, देन बाय ऑयल कूलर इट गोज टू इनटेक ऑफ द इंजन, जहां से बाद में पूरे में सर्कुलेट होकर यहां से बाहर निकलता है एंड गोज बैक टू लुब्रिकेटिंग ऑयल टैंक। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आया होगा कि यहाँ पर दो इनपुट देने की जरूरत क्या है। सो एक्चुअली ये जो पाइप है दोनों के अंदर सरफेस एरिया अलग होता है। यहाँ पे ऑफकोर्स आपको पता नहीं चलेगा, बट दोनों का जो सरफेस एरिया है वो अलग रखा जाता है, बिकॉज एक ऑयल को हम ज्यादा कूल करते हैं और दूसरी जो पाइप में ऑयल है उसे हम थोड़ा कम कूल करते हैं, जो हमें स्टार्टिंग सिस्टम के टाइम जरूरत पड़ता है, बिकॉज स्टार्टिंग के टाइम आपका इंजन का टेम्परेचर इतना हाई नहीं होता और वहां पर हमें हीट जनरेट होने देनी है ताकि इंजन रनिंग कंडीशन में आ सकते हैं। तो उसके लिए जो स्टार्टिंग में ऑयल जाने लगता है उसको हम थोड़ा कम कूल करते हैं ताकि वो ओवर कूल ना कर दे, जिससे कि इंजन को हीट अटेन करने में प्रॉब्लम हो, बिकॉज इंजन जितनी जल्दी हीट अटेन करेगा स्टार्ट करने के टाइम उतनी जल्दी वो ऑपरेटिंग कंडीशन में आ पाएगा। तो इस लाइन में जो सरफेस एरिया है वो कम रहेगा ताकि इंजन इजीली स्टार्ट हो सके। और यहाँ पे भी हम एक पंप दे देते हैं, इंजन ऑयल पंप, या और यहाँ पे देते हैं ऑक्सिलरी ऑयल पंप। आपको इन शॉर्ट इतना याद रखना है
कि जिस लाइन पे ऑक्सिलरी ऑयल पंप है वो लाइन ओनली फॉर स्टार्टिंग पर्पस यूज होगी, जहां पर सरफेस एरिया जो ये ट्यूबिंग है ऑयल कूलर के अंदर उसका कम रहेगा, ताकि यहाँ पे ऑयल थोड़ा कम कूल हो, जिससे कि इंजन स्टार्टिंग में हेल्प मिले और इजीली हमारा इंजन स्टार्ट हो सके। अदरवाइज एक बार इंजन रनिंग कंडीशन में आ गया, बाद में हम ये इंजन ऑयल पंप वाली लाइन जो है जहां पे सरफेस एरिया ज्यादा है और ऑयल ज्यादा कूल होके जाएगा, वहां से हम ऑयल का फ्लो स्टार्ट कर देंगे एंड दिस लाइन विल बी स्टॉप। ओनली दिस वन वर्किंग लाइन इज रिक्वायर्ड आफ्टर इंजन स्टार्ट्स रनिंग। तो यहाँ पर इंजन ऑयल पंप एक हायर कूलिंग रेट के साथ ऑयल को भेजेगा ताकि वो पूरे इंजन में लुब्रिकेशन भी कर सके, कूलिंग भी दे सके। सो दिस पर्टिकुलर लुब्रिकेटिंग ऑयल लाइन इज क्लियर फॉर इंजन। अब हमने जब ऑयल कूलिंग सिस्टम के बारे में देखा था या ऑयल लुब्रिकेटिंग ऑयल का पूरा सिस्टम देखा था, तब हमने ऑयल को हीट और क्लीनिंग के लिए भी देखा था। सो दैट लाइन इज हियर कि स्ट्रेनर के थ्रू ऑयल पंप ने ऑयल हीटर को ऑयल भेजा एंड देन बाय फिल्टर। अब ये फिल्टर कोई भी हो सकता है, सेंट्रीफ्यूजिंग फिल्टर हो, मैकेनिकल फिल्टर हो, हाइड्रोलिक फिल्टर, एनी काइंड ऑफ फिल्टर दैट इज एप्लीकेबल एज पर इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट। सो वहां से ऑयल क्लीन होके फाइनली वापस लुब्रिकेटिंग ऑयल टैंक में आएगा। तो इस तरह से ऑयल कंटिन्यूअसली कूलिंग करता रहेगा और हीट होकर फिल्टर होके भी आता रहेगा। अब यहां पर एक बात का ध्यान रखना है कि ऑयल कूलर एंड ऑयल हीटर दोनों में ही कूलिंग सर्किट की लाइन ज्वाइन रहेगी, बट अलग अलग टाइम पे। यहां पर सिंपल याद रखना है कि जो ऑयल कूलर है वो कूलिंग वाटर इन के साथ ज्वाइन रहेगा और ऑयल हीटर है वो कूलिंग वाटर आउट के साइड ज्वाइन रहेगा। बिकॉज कूलिंग वाटर जब इंजन में जाएगा उसके पहले ठंडा रहेगा और ऑयल को अगर आपको ठंडा करना है तो ऑफकोर्स उसे ठंडे पानी के साथ कांटेक्ट में लाना पड़ेगा, राइट। सो ऑयल कूलर के लिए जो वाटर आएगा वो इंजन में एंटर होने से पहले वाला वाटर होगा। सो यहाँ पर जो ऑयल का वाटर आ रहा है वो कूल वाटर है और जो वाटर इंजन में पूरा सर्कुलेट होके आ जाएगा, ऑफ कोर्स वो इंजन की हीट कैप्चर करके आया है। अबाउट 40 से 30% जो इंजन की हीट है वो कूलिंग वाटर कैप्चर करके आएगा। सो यहाँ पर वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा और वो थोड़ा हाई टेम्परेचर कंडीशन में होगा। अब इस वाटर से हम ऑयल को हीट करेंगे। बहुत ही जुगाड़ लगाया, राइट। इसका लॉजिक क्या है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये जो पानी गर्म हुआ इसे वापस ठंडा ही करना है, तो इसे ठंडा करने के लिए हमें सेकेंड सर्किट की जरूरत है, बट उसके पानी की रिक्वायरमेंट और कम हो जाए, यानी इसमें जो पानी सर्कुलेट करना पड़े उसकी रिक्वायरमेंट को हम और कम करना चाहते हैं, जितने कम में हो उतना अच्छा, राइट। तो हम ये पानी के पास जो एक्सेस हीट है इसे थोड़ा ऑयल हीटिंग के लिए यूज कर लेते हैं, है ना जुगाड़ी दिमाग कि हीटिंग का हीटिंग भी हो गया और यहाँ पे भी जो कूलिंग वाटर की रिक्वायरमेंट है सेकेंड सर्किट के अंदर वो भी कम हो गई। और ऑब्वियस बात है, ये डायग्राम देख के आपको पता चल गया होगा कि डबल सर्किट कूलिंग वाटर की सिस्टम है विद कूलिंग टावर। ऑफ कोर्स यहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी हो सकता है, बट फॉर सिंप्लिसिटी यहाँ पे नहीं बताया है। सो लुब्रिकेटिंग ऑयल की सर्किट क्लियर कि ऑयल गया कूलिंग के लिए इन एंड आउट, दैट इज वन सर्किट। सेकेंड उसकी क्लीनिंग की सर्किट के ऑयल हीटर एंड फिल्टर एंड डन। नेक्स्ट कि कूलिंग वाटर जब ऑयल कूलर में जाएगा, सॉरी इंजन में जाएगा, उसके पहले ऑयल कूलर के थ्रू होके जाएगा ताकि ऑयल को पहले कूल करे, ऑयल को पहले कूल करना है इंजन से। एंड जो बाहर आएगा उसका हाई टेम्परेचर होगा, तो ठंडा होने से पहले अपनी थोड़ी सी हीट वो ऑयल हीटर को देके जाएगा। सो अपने दोनों काम हो जाएंगे। सो ऑयल हीटर को दे दिया। अब बारी है प्योरली कूलिंग वाटर के सर्किट की। सो स्टार्ट करते हैं यहां से, वाटर कूलर से। वाटर कूलर में हमारे पास कूल वाटर है जो कंटिन्यूअसली पास होता रहेगा। तो वाटर एक बार कूल होने के बाद जाएगा ऑयल कूलर में, पहले ऑयल को कूल करेगा एंड देन इट विल गो टू इंजन फॉर कूलिंग पर्पस। अब यहाँ पे ऑयल इंजन की हीट एब्जॉर्ब करके जब वो बाहर आएगा तो थोड़े हाई टेम्परेचर पे रहेगा, थोड़ी सी हीट ऑयल हीटर को रिलीज करके देन इट विल गो बैक टू वाटर कूलर फॉर गेटिंग कूल डाउन। तो यहाँ पर थोड़ी सी हीट ऑयल को रिजेक्ट की और पूरी हीट यहाँ पर रिजेक्ट करके इट गोज बैक टू साइकिल। अब इस पानी को भी तो ठंडा करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो वाटर है इस सर्किट में घूमने वाला वो हमारा कंप्लीटली ट्रीटेड वाटर है जिसमें कोई इंप्योरिटीज नहीं है, कंप्लीटली सूटेबल हमारे इंजन में कूलिंग के लिए। इसमें पीएच वैल्यू सब मेंटेन करके बाद में ही इस सर्किट में डाला गया है। सो इससे हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इसमें हम बाहर का एक्सटर्नल सोर्स का रॉ वाटर मिक्स नहीं कर सकते। सो
इसको ठंडा करने के लिए हमने एक सेकेंड सर्किट यूज किया जिसमें मोस्ट प्रोबेबली रॉ वाटर आप यूज कर सकते हो आपको, बट आफ्टर लिटिल ट्रीटमेंट, ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं, बस थोड़ा पीएच वैल्यू वो सब का ध्यान रखना पड़ता है ताकि स्केलिंग वेलिंग ऐसे प्रॉब्लम्स ना आए। सो इसे ठंडा करने के लिए हमारे पास नॉर्मल हमारे सर्कुलेटिंग पंप और कूलिंग डायोड की सर्किट है कि हाई प्रेशर के साथ वाटर आया, ये जो सर्किट का हॉट वाटर है इंजन का उसकी हीट ली एंड देन सेंड इट टू कूलिंग टावर। कूलिंग टावर क्या करेगा, एयर के साथ वाटर का स्प्रे कराएगा ताकि वाटर अपनी हीट एयर में रिलीज कर देगा एंड देन इट विल गो बैक टू साइकिल। सो ये पूरी सिस्टम थोड़ी बड़ी है बट आप इसे इंडिविजुअली ब्रेक डाउन करके आसानी से समझ सकते हो। और ऑफ कोर्स ये एक समराइज सिस्टम है, इसमें आप पूरा डीजल इंजन पावर प्लांट्स समझ सकते हो, बट जब इन डेप्थ आंसर की जरूरत हो तब आपको हमारे प्रीवियस लेक्चर के डायग्राम्स और उनकी एक्सप्लेनेशन राइट डाउन करनी पड़ेगी। ये जो क्वेश्चन है 7 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। कई बार इंटरव्यू में आपको एक सैंपल ड्राइंग दी जाती है, उसको रीड करना रहता है, पावर प्लांट बेसिस की एलएनटी में हो तो इतनी स्केल की तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इससे बड़ी होती है बट दिस इज द मिनिमम कि इतना एक पूरा लेआउट हो उसको आप रीड कर सको, उतनी आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए। सो आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। With that said, let's meet again in the next lecture for another topic. Thank you for watching.